लास्ट ईयर जो एनटीए ने बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया था, उसके बदले हुए पैटर्न ने सारे बच्चों को परेशान किया, क्योंकि हम सब उस पैटर्न के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। हमने वैसे ही प्रिपरेशन करा जैसा कि बीएचयू के एंट्रेंस में क्वेश्चंस पहले से आते थे, मगर इस बदले हुए पैटर्न ने सारे बच्चों को बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया एनटीए को। अब हम जानते हैं कि 2022 में भी सीयू सेट का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एनटीए को ही दी गई है। तो इस बार भी जो पैटर्न होने वाला होगा वो बिल्कुल वैसा ही होने वाला होगा जैसा कि 2021 में हमसे पूछा गया था। तो अब एग्जामिनेशन तक जाने के पहले एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पैटर्न को बहुत बारीकी से समझें कि पैटर्न कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है और हमें इन क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हमें इन क्वेश्चंस के लिए पहले से कैसे प्रिपरेशन करनी है, इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो इस पैटर्न को हमको पहले समझना होगा। तो जब इस क्वेश्चंस पेपर को मैंने देखा और काफ़ी अच्छे से इसका एनालिसिस किया, मैथ्स का भी और बायो सेक्शन का भी, तो मैंने देखा कि पूरा क्वेश्चंस जो था तुम्हारा, उसके टोटल 6 कैटेगरी थे। ये टोटल 6 कैटेगरी से तुमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब ये एक एक कैटेगरी क्या थी मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, इनकी बात करेंगे। और आज के वीडियो में हर एक कैटेगरी पर एग्जाम्पल के तौर पे एक एक क्वेश्चन भी मैं तुमको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछे गए थे, वही क्वेश्चंस, कि उन क्वेश्चंस को हमें कैसे करना होगा। और हमारे आने वाले क्लासेस में, हमारे आने वाले वीडियोस में हमारा प्रिपरेशन, हमारे क्वेश्चंस, हमारे प्रैक्टिस अब हूबहू इसी पैटर्न पे चलेंगे और हमको यही फॉलो करना होगा। बट उसके पहले जरा इन कैटेगरीज को देखते हैं, इन डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं एक बार, और फिर एक एक टाइप की सेपरेटली बात करूंगा मैं। ठीक है, पहले इनको देखते हैं क्या है। तो जब पेपर को अच्छे से एनालाइज किया गया तो देखा गया कि टोटल 6 कैटेगरी थे जिसके आधार पर तुमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सबसे पहला कैटेगरी था मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब मल्टीपल ऑप्शन तो हम लोग सुने, से मल्टीपल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन तो सिंगल ही थे मगर स्टेटमेंट्स मल्टीपल करेक्ट थे। अब ये क्या चीज़ है, मैं तुमको क्वेश्चन लूँगा तो बताऊँगा कि ये कैसे पहचानेंगे कि इस कैटेगरी का ये क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को हमको टैकल करने का क्या हमारा टेक्निक होना चाहिए, कैसे जल्दी और कम समय में उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, मैं तुमको बताऊंगा। तो पहला कैटेगरी जो मैं देखा, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड यू बिलीव इट, कि इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन तुमसे पूछे। अगर मैं बीएससी मैथ्स के पेपर को एनालिसिस करूं फिजिक्स सेक्शन का, तो टोटल 5 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए थे जिसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स करेक्ट थे। दूसरी अगर बात किया जाए, अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेटमेंट। अब ये जो सेक्शन था, ये जो कैटेगरी थी, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी थी। इस क्वेश्चंस ने मैक्सिमम बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग किया था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अब तक बीएचयू एग्जामिनेशन में कभी नहीं आता था। अरेंज द करेक्ट ऑर्डर ये कैट वगैरह एग्जाम में आता है, जहाँ पे हम लोग के स्टेटमेंट्स को एक ऑर्डर में अरेंज करना होता है कि पहले ये स्टेटमेंट आएगा, फिर उसके बाद ये आना चाहिए, उसके बाद ये आना चाहिए, एंड लास्ट में तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन। ऐसे क्वेश्चन बहुत नए थे, एकदम नए क्वेश्चंस थे जिनके लिए हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। मैं तुमको सच्चाई बताऊंगा, कोई टीचर जो पढ़ा रहा होगा वो भी इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, जो कैटेगरी 2 है, उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, न रहा होगा कभी। ये ऐसे क्वेश्चंस थे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं कि हम लोग पहली बार देखे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, मगर ये बीएचयू बीएससी में इस तरीके से पूछा जाएगा, इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे हम लोग। तो ये बहुत परेशान किया। इसको बताऊंगा मैं, एग्जैक्टली एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। जो क्वेश्चंस पूछा गया एग्जामिनेशन में वही क्वेश्चन लूँगा, बताऊंगा कि इसका क्या तरीका होगा और इसको कैसे टैकल करना होगा। और यू विल बिलीव इट कि इसके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर मैं तुमको बताऊं तो। ठीक है, थर्ड कैटेगरी में आएंगे तो बच्चों, क्वेश्चंस वेयर ईच ऑप्शन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये क्या था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एक क्वेश्चन तो थे, लेकिन जिनके 4 ऑप्शन जो थे वो खुद में एक छोटे छोटे क्वेश्चंस थे।
जैसे उन चारों ऑप्शन को सॉल्व करके हमको आंसर चेक करना हो। ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अब वहाँ हमको डिसाइड करना होगा कि अगर हमारे पास वक्त कम है, अगर हमारे पास वक्त कम है तो क्या इन क्वेश्चंस को हमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमको डिसाइड करना होगा। ठीक है, तो ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारे पास वक्त है, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं जहाँ ईच ऑप्शन इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन, हर ऑप्शन में तुम कैलकुलेशन कर रहे हो। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया, एक बार कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया, देख लिया। अब एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, चारों में तुम्हें कैलकुलेशन करके चेक करना है कि विच वन इज करेक्ट। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, मगर तुम्हारा टाइम खाएगा। ये जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि बच्चे फंसे इसमें। चालाक बच्चे जो समझते हैं, समझदार होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो जानते हैं क्वेश्चंस मेरे टाइम टेकिंग है, मेरा टाइम खाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं इतने ही टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा, इस क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर बस टाइम बचा है करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल कि कैसे करना होगा, मैं बताऊँगा इसके बारे में। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने 2 देखे, 2 ऐसे क्वेश्चंस थे। मैच द कॉलम, अब मैच द कॉलम की बात किया जाए तो मैच द कॉलम भी है तो सिंपल कैटेगरी, हम लोग पहले किए भी हैं, मगर BHU में ये चीज़ ऐसी पूछी जाएगी, हम लोग जाहिर सी बातें प्रिपेयर नहीं थे। और कुछ मैच द कॉलम ट्रिकी थे, जहाँ पर पे कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड थे और कुछ ट्रिकी थे, तो हम लोग देखेंगे हम उसमें कैसे हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए। तो ये चौथी कैटेगरी थी मैच द कॉलम, और इसके टोटल 6 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए थे। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए थे, नहीं 6 नहीं सॉरी, इसके 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, और आई थिंक 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। असर्शन रीजन 5वां कैटेगरी था तुम्हारा, इसने भी बहुत बच्चों को परेशान किया। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि असर्शन रीजन देखते ही हालत खराब, क्यों? ये लंबे लंबे क्वेश्चन पूरे एक पेज में फैले हुए हैं। क्वेश्चन छोटे थे मगर देख के लगा पूरे एक पेज का क्वेश्चन है, उसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो पूरा एक पेज भर गया। लगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। उसको ध्यान से पढ़ा भी नहीं और छोड़ दिया, जब ये क्वेश्चन हो सकते थे। तो असर्शन रीज़न भी एक बहुत अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी थी, स्पेशली फिजिक्स में तो नहीं पूछा जाता था, बट पूछा गया। असर्शन रीज़न हम लोगों से टोटल 6 क्वेश्चन इसके थे असर्शन रीज़न के। और लास्ट जिसके लिए हम सब हमेशा प्रिपेयर्ड रहते हैं और हमारा जो माइंडसेट बना होता है, यहाँ क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। कुछ फैक्ट बेस्ड थे और कुछ सिंपल, कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड। ये ऐसे दिया है, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, 4 ऑप्शन थे, मैच कराया, काम खत्म, जैसे हम लोग ट्रेडिशनली अब तक करते आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये हो गए स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। अगर तुम काउंट करो तो 5 4 9 2 11, 11 4 कितना बचो 15, और 15 और 6 कितना हो गया तो 21। तो 50 में से 21 अगर माइनस करोगे तो स्टिल यू हैड 29 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और इन चीज़ों में, इन 1 से 5 तक में ऐसा दिमाग फंसा, ऐसा दिमाग चकराया कि इन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस पर ध्यान गया ही नहीं, घूम के रह गए। अब ये बेचारे क्या थे, इनके बीच बीच में थे। अब ये लोग इतना परेशान कर दिए थे कि इन क्वेश्चंस को हम पकड़ ही नहीं पाए। ये 29 क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, फैक्ट बेस्ड थे, बट हम पकड़ नहीं पाए। क्यों? हम पजल्ड हो गए, इन पैटर्न को देखकर दिमाग चकरा गया, घूम गया। तो अब जो बच्चों ये 29 क्वेश्चन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये हमको नहीं मिल पाए, या हम इतना उलझ गए थे, इतना हमारा दिमाग इंगेज हो चुका था कि हम इन क्वेश्चंस को पकड़ नहीं पाए। बट अगर हम थोड़ा कूल माइंड होते वहाँ पर और कूल माइंड होना भी चाहिए एग्जामिनेशन में, तो तुमको ज़रूर क्वेश्चंस मिलेंगे। घबराना कभी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन नहीं आता है, 10 क्वेश्चन नहीं आते हैं, हमेशा पेशेंस रखो, तुमको क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। बट घबराना तुमको उस वक्त नहीं, एग्जामिनेशन के प्रेशर को हैंडल करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, सब कुछ आज तुमको नहीं बताऊंगा मैं, है ना। तो बच्चों ये टोटल 6 कैटेगरीज थे जिससे हमसे लास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था। और पूरी उम्मीद है कि 2022 में भी CU सेट का एग्ज़ाम, जो कि NTA को ही जिम्मेदारी दी गई है इसे कंडक्ट कराने का, तो पूरा का पूरा पैटर्न हमारा ऐसा ही होने वाला है। और हमारा प्रिपरेशन भी इन्हीं पैटर्न के आधार पे होना चाहिए। हमारी प्रैक्टिस, हमारे क्वेश्चंस सब ऐसे ही चलने वाले होंगे। ठीक है,
अब हम लोग करते हैं क्या है कि इन कैटेगरीज में से जो टोटल 6 कैटेगरी हैं, इनमें एक एक कैटेगरी को तुमको समझाता हूँ और उस एक एक कैटेगरी के मैं एग्जांपल लेता हूँ और तुमको दिखाता हूँ कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन को हमको कैसे करना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हारे एग्जामिनेशन जो तुमसे इसमें टेस्ट हुआ था वही तुम्हारे पेपर के क्वेश्चन लेता हूँ, तुमको दिखाता हूँ कि इन अलग अलग कैटेगरी के क्वेश्चंस क्या थे और हमें इनका अप्रोच हमारा कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों पहली कैटेगरी तुमको अगर मैं समझाऊँ कि पहली कैटेगरी जहाँ मल्टीपल स्टेटमेंट्स करेक्ट होते हैं, ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे समझना चाहिए। मल्टीपल स्टेटमेंट्स, मल्टीपल ऑप्शन नहीं। देखो इसमें क्या किया जाएगा, एक क्वेश्चन तुमको दिया जाएगा, जैसे इसको समझो कि क्वेश्चन का इसेंस क्या है। अगर तुम उसके इसेंस को समझोगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन, और ये जब तुम अच्छे से पहले से समझ के जाओगे, इसकी प्रैक्टिस करके जाओगे, तो ये पहली बार तुम्हारे आंखों के सामने आएगा, तुमको ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। एक्चुअली होता क्या पता है, ऐसे क्वेश्चंस तो कि बहुत लोग प्रैक्टिस नहीं करके गए होते हैं, एकदम पहली बार देखा एकदम वहीं पर एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत आसान सा, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, बट उसको पूछने का तरीका थोड़ा बदल दिया तो थोड़ा परेशानी हो गई। हमको उस तरीके को ही पकड़ना है, हमको वैसे ही प्रिपरेशन करनी है। जैसे अब देखो कह रहा है कि क्यू चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस। एक कंडक्टर पर क्यू चार्ज कह रहा है कि दिया जा रहा है, एक कंडक्टर है उसको हम कुछ चार्ज देंगे और जब उसको चार्ज देंगे तो उस गिवन चार्ज के बारे में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हम उन ऑप्शंस को चेक कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमको यहाँ पर पता होना चाहिए पहले कि जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो क्या होता है। जब किसी कंडक्टर को बच्चों हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर जा कर के बैठता है, अंदर एंटर नहीं करता है। हम ये सब बात जानते हैं, है ना। अभी मैं तुमको सब्जेक्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे होता है क्या होता है, बस अभी क्वेश्चन का पैटर्न समझा रहा हूँ, हम लोग इसकी बात करेंगे। तो जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं वो चार्ज उसके आउटर सरफेस पर जाकर स्टोर होता है, अंदर एंटर नहीं करता। क्यों होता है, कैसे होता है, आने दो, उसका वक्त भी आएगा। अब ये हमको पता होता है पहले से। ठीक है, कंडक्टर के आउटर सरफेस पर चार्ज स्टोर हो गया। अब इस कहानी के बारे में 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमको कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फॉर दिस, और इनमें से क्या क्या सही होंगे वो ऑप्शन तुमको दे रखा है। कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, इसी को बोला जाता है मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट देख रहे हो इसमें से कई स्टेटमेंट सही होंगे, लेकिन ऑप्शन तुम्हारा एक ही होगा, समझो। ठीक है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट सही होंगे। वो मल्टीपल स्टेटमेंट कौन कौन से हैं वो तुमको ऑप्शन में दिया रहेगा। जैसे अगर मैं पढ़ूं, द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, पहले ही बोल दिया, हम जानते हैं फैक्ट है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। किसी कंडक्टर को चार्ज देते हो तो उसके आउटर सरफेस पर स्टोर होता है, ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Direction of electric field at any point on the surface is along the tangent drawn at the surface। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कह रहा है टेंजेंट के लॉन्ग, जो कि नहीं होता है, गलत बात है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कहीं भी चेक करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। बस यही तुमको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो परपेंडिकुलर होता है, यहाँ टेंजेंट लिखा है तो गलत है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन तुम्हारा सही हो गया। चार्ज गिवन इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इट्स वॉल्यूम, चार्ज इसके वॉल्यूम में अंदर इंटर थोड़ी करता है, वो तो बाहर रहता है, तो वॉल्यूम में मतलब अंदर इंटर कैसे करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी तुम्हारा गलत है। तो देखो मल्टीपल स्टेटमेंट सही हुआ या नहीं। तो मल्टीपल स्टेटमेंट कौन कौन सही है सर, ए और सी। तो अब ए और सी वाला ऑप्शन कौन सा है, ए एंड सी ओनली, ये तुम्हारा बच्चों सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑप्शन तो एक ही है, लेकिन इसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स तुमको चेक करने होते हैं। हो सकता है बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को समझते होंगे, जानते होंगे, मगर बहुत सारे बच्चे हैं जो ये सब क्वेश्चंस नहीं जल्दी समझ पाते हैं कि ये एक्चुअली पूछा क्या जा रहा है।
तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे क्या करना होगा, सारे स्टेटमेंट्स को तुमको ध्यान से पढ़ना होगा। पहले कंडीशन जो दी है उसको देख लोगे, क्या कंडीशन है कि कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसके साथ क्या घटना घटती है, उसके अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अच्छी थ्योरी, अच्छी समझ, जो हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से बात को समझते भी हैं। इस चैनल पे लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, तुम सब जानते हो। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट था कि भाई चार्ज कंडक्टर को देंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, ऑप्शंस लिखे थे, मैं देख लिया क्या क्या सही थे। इसी को बोलते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वो स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं देख लिया, हमारा काम खत्म। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हम लोग ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस खूब करेंगे, खूब ढेर सारे करेंगे, ठीक है। और हम लोग ऐसे क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आएगा तो बिल्कुल हंसते खेलते क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं होगी। तो ये एक कैटेगरी थी। अब चलेंगे दूसरे कैटेगरी पर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेक्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। ये बहुत लोगों को परेशान किया और बिलीव करो बहुत लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, क्योंकि बिल्कुल नया था ये। तो ऑर्डर का अरेंज कैसे करेंगे, इस पर हम लोग सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। चलते हैं सेकंड कैटेगरी पर, ठीक है। अब ये जो दूसरी कैटेगरी है, जिसमें हम लोग को एक कुछ स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, इन स्टेटमेंट्स को हमको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा होना चाहिए, फिर उसके बाद कौन, फिर लास्ट में स्टेटमेंट कौन। तो 4 स्टेटमेंट होंगे, इनको तुमको ऑर्डर वाइज लगाना होगा। और इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे अरेंज करने वाले, टोटल 4 क्वेश्चन थे। और ये सभी कैटेगरी में बिल्कुल नया कैटेगरी था। अगर इस लेवल के एग्जामिनेशन की बात किया जाए तो ऐसा बिल्कुल कभी नहीं पूछा गया था। तो अब इससे क्वेश्चन, हालांकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता है, बस लैक ऑफ प्रैक्टिस, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, बस यही फ़र्क था। बाकी क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल आसान थे। हल्का सा, बस मैं तुमको हमेशा कहा था, अगर बेसिक्स तुम पढ़ करके जाओगे, बेसिक्स, तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे, बस पैटर्न को तुमको समझना होगा, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अगर उसका हाफ पार्ट भी कंप्लीट कर लिए, हंसते खेलते एकदम टॉप करके आओगे। तो अरेंज दीज स्टेटमेंट्स टू एक्सप्लेन ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है, अब जैसे अब ये चीज़ नहीं पता कि व्हाट इज़ अ ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब जहाँ पर पे ये दिक्कत है कि सर ज़ीनर ब्रेकडाउन नहीं पता, वहाँ फिर बात ही खत्म है, तुम इसको नहीं कर पाओगे फिर। तो अब ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है उसको अगर हम समझते हैं, फिर स्टेटमेंट्स को तुमको बताऊंगा कैसे लगाएंगे। अभी ज़ीनर ब्रेकडाउन क्या होता है कि मान लो एक पीएन जंक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग एक पीएन जंक्शन बना देते हैं। पीएन जंक्शन का ये बच्चों मान लो हो गया एन टाइप, ये हो गया पी टाइप। यहाँ पर पे एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर होती है और यहाँ पर पे एक नेगेटिव चार्ज की लेयर होती है। हम लोग इसकी बात बाद में करेंगे, हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कैसे करना है। तो पीएन जंक्शन को जब रिवर्स बैस में लगा देते हैं, और रिवर्स बैस में का मतलब ये होता है कि जब हम लोग एन टाइप को पॉजिटिव पोटेंशियल से और पी टाइप को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों रिवर्स बायस, ठीक है। अब रिवर्स बायस में ही ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए, वरना फिर क्वेश्चंस कैसे करेंगे, बेसिक्स तो पता होना चाहिए। अब ये स्टेटमेंट्स कैसे हमको समझने हैं, अब देखो ये थोड़ा सा अभी इस क्वेश्चन ध्यान देना होगा। पहले तो तुमको वो जो तुमको कॉन्सेप्ट दिया है ज़ीनर ब्रेकडाउन, पहली बात तो तुमको उसकी समझ होनी चाहिए कि ज़ीनर ब्रेकडाउन होता क्या है। फिर उसकी समझ के आधार पर जो स्टेटमेंट्स दिए उनको तुम्हें कनेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। इन अ पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर इज डेवलप्ड, ठीक है। इसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, जो प्लस और माइनस के बीच का पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन। यस, ठीक है, अच्छी बात है। पर यहाँ सही गलत चेक नहीं करना है, ये सब के सब सही होंगे, समझो बात को, इसमें सही गलत नहीं चेक है, ये सब के सब सही हैं, बट इनका ऑर्डर गड़बड़ है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, इसमें कोई गलत स्टेटमेंट नहीं होगा, सब सही होंगे, ऑर्डर बस गड़बड़, बस ऊपर नीचे है। When PN junction P and N type materials are in contact, a PN junction is formed. अब लग रहा है कि सबसे स्टेटमेंट पहले होना चाहिए। ज़ीनर ब्रेकडाउन किस में होता है, पीएन जंक्शन में। तो सबसे पहले ये बताओ कि पीएन जंक्शन भैया बनता कैसे है। तो सबसे पहला टॉप पे स्टेटमेंट क्या होना चाहिए कि व्हेन P and N materials are in contact, PN junction is formed। तो सबसे पहले पीएन जंक्शन बनेगा तब तो ज़ीनर ब्रेकडाउन होगा।
तो पी एन जंक्शन कैसे बनता है? जब पी और एन साथ में होते हैं। लग रहा है कि ये सबसे पहला स्टेटमेंट हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है, आगे चेक कर लेंगे, संतुष्ट हो जाएंगे तब बात करेंगे। तीसरा कह रहा है विथ हाई रिवर्स बायस ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस। हाई रिवर्स बायस में ब्रेक डाउन होता है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन देखेंगे ये कब आएगा, इसका करेक्ट जगह क्या होगा बाद में चेक करेंगे। पहले चारों पढ़ लिया जाए। इन रिवर्स बायस द विड्थ ऑफ डिप्रेशन लेयर इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो हमें ये स्टेटमेंट में अगर तुम ध्यान से देखो इन चारों को पढ़ करके, तो ये तो कंफर्म पता है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो पीएन जंक्शन में होने वाली हैं। रिवर्स बायस, डिप्रेशन रीजन, ब्रेकडाउन सब पीएन जंक्शन में ही होने वाला है, कंफर्म। तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि पीएन जंक्शन कैसे बनता है वो बताओ, टॉप पर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो सबसे दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन पी एंड एन मटेरियल्स आर इन कॉन्टेक्ट पीएन जंक्शन फॉर्म्ड। जब पी और एन मिलते हैं तो पीएन जंक्शन बनता है, फिर उसमें रिवर्स बायस होता है, फिर डिप्रेशन लेयर बढ़ता है, फिर ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉप पर स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? स्टेटमेंट तुम्हारे स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? सर बी से। सबसे पहले बी से स्टार्ट है। अब बी कहाँ कहाँ है? देखो 2 और 3 में बी है, जहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि पूरे चारों ऑप्शन में केवल एक ही होगा बी वाला, टिक करो कहानी ख़त्म। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होगा कि चारों में से केवल एक ही बी से स्टार्ट हो रहा होगा, वो मिल गया, चल जो आगे। लेकिन कम होगा, अगर 2-3 क्वेश्चन में बी से स्टार्ट हो रहा है तो सबको चेक करना होगा हमको। अब जैसे मान लो ए और फर्स्ट और फोर्थ, तो ऑप्शन तुम्हारे गलत हो गए, क्योंकि ये कंफर्म है कि स्टेटमेंट हमारा ये बी सबसे टॉप पर होना चाहिए, ये हमको पता है। तो फर्स्ट और फोर्थ तुम्हारा गलत हो गया, क्योंकि हमारा ये कंफर्म है कि स्टार्ट जो होगा बी से होगा। बात समझ रहे हो? ऐसे ही करना है। अब देखो 2 ऑप्शंस बी से स्टार्ट हो रहे हैं, अब इन्हीं में हमको चेक करना होगा। कभी कभी क्या होगा कि 4 में से एक ही ऑप्शन तुम्हारा बी से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वही तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। बट तुमको कंफर्म होना पड़ेगा कि हाँ बी ही हमारा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा हमको दिमाग से काम देना होगा। तो पहला और फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो गए, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट बी से स्टार्ट होगा। अब ऑर्डर देखो क्या होता है। हमने पी और एन को लाया, पीएन जंक्शन बना दिया। पीएन जंक्शन बनाने के बाद रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस में क्या होता है? एन टाइप पॉजिटिव से होता है और पी क्या होता है? नेगेटिव से। इसको बोलते हैं रिवर्स बायस। तो पहले पीएन जंक्शन बनाते हैं, फिर रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के बाद ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ जाती है और फिर ब्रेकडाउन होता है। अब ऐसे एक बात और देख रहे हो कि ब्रेकडाउन जो होगा वो लास्ट स्टेप होगा। विथ हाई रिवर्स बायस ब्रेक डाउन टेक्स प्लेस। तो ब्रेक डाउन सबसे आखिरी में होगा ना, तो ये लग रहा है कि जो सी स्टेटमेंट है वो सबसे आखिरी में आना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखो ध्यान से, तो दिमाग अगर तुम लगाओ तो बी और सी तुम्हारा फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन है, वही तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही करना होगा इसको, और इसको पूरे प्रोसेस समझो। तो पहले पी और एन टाइप को लेकर के आया तो पीएन जंक्शन बन गया। फिर पीएन जंक्शन में क्या किया? रिवर्स बायस अप्लाई किया। जब रिवर्स बायस बढ़ाते हैं, मतलब ये वोल्टेज बढ़ाते हैं, तो ये डिप्रेशन लेयर क्या होता है? बढ़ जाता है और ब्रेकडाउन होता है। तो बी के बाद क्या आना चाहिए? इन ए पीएन जंक्शन डिप्लेशन लेयर इज डेवलप्ड। जब पीएन जंक्शन बनेगा तो ही तो डिप्लेशन लेयर बनेगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या आएगा? फर्स्ट पे ये आएगा, सेकंड पे क्या आएगा? ए आएगा कि पहले पीएन जंक्शन बना दिया और फिर डिप्रेशन लेयर डेवलप हो गया। फिर जब रिवर्स बायस बढ़ाते हैं तो डिप्रेशन लेयर बढ़ता है, ये तीसरा स्टेटमेंट हो गया। और जब डिप्रेशन लेयर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रिवर्स बायस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर आखिरी में उसमें क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये तुम्हारा चौथा स्टेटमेंट हो गया। तो इस आधार पर अगर देखा जाए बच्चों, तो ये तीसरा ऑप्शन जो है BADC, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पे मत जाओ कि क्वेश्चन क्या है, मैं तुमको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये पैटर्न समझो कि पैटर्न क्या कहना चाह रहा है। 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें गलत सही नहीं चेक करना है, ये सब सही हैं, इनके ऑर्डर गलत हैं, ऊपर नीचे हैं, इनको सही ऑर्डर में लेकर के आना है।
जिसके बहुत तरीके होते हैं। या तो तुम पूरे प्रोसेस को समझो, पढ़ो, या तो दिमाग लगाओ और सोचो कि पहला कौन सा हो सकता है, आखिरी कौन सा हो सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें ये दिख रहा था कि यार जो पहला जो बी वाला स्टेटमेंट है कि जब पी और एन मिलेंगे तो पी एन जंक्शन बनेगा, तब ना बात आगे बढ़ेगी। जब पी एन जंक्शन नहीं बनेगा तो ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो पी एन जंक्शन जहाँ बन रहा होगा वो सबसे पहले आएगा और जहाँ ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस होगा वो सबसे आखिरी होगा। तो ये तो कन्फर्म है था कि बी और सी आखिरी होंगे। कभी कभी ये लिंक मिल जाती है कि बी और सी आखिरी होंगे, वही हमारा सही स्टेटमेंट है, वही हमारा सही ऑप्शन है, वही हमारा करेक्ट ऑर्डर है, उसको पकड़ो और आगे बढ़ो। बात समझ रहे हो। तो ये पैटर्न होगा। इस पैटर्न को कैसे करेंगे सर, इस पैटर्न करने को देखो दो तरीका है। तरीका नंबर एक, जो प्रोसेस है उस प्रोसेस का बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए। जैसे ये है किसके बारे में, ये है अबाउट जेनर ब्रेकडाउन। अब जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, कैसे होता है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया होती है, ये समझ होनी चाहिए। ठीक है, तभी तुम समझ पाओगे भाई कौन पहले और कौन बाद। इसमें कोई डाउट नहीं है कि तुमको पढ़ना तो पड़ेगा भाई। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो हल्का फुल्का ही पढ़े हैं, बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है क्या होता है कैसे होता है, अगर ये पता है तो लॉजिकली चेक कर लो कि कौन पहले होना चाहिए कौन आखिरी में होना चाहिए। थोड़ा रिस्की है क्योंकि तुम उसको लॉजिकली चेक करोगे, थोड़ा रिस्की है, बट कर सकते हो अगर प्रैक्टिस अच्छे से पकड़ो तो। ये की पॉइंट्स पकड़ना होता है। कुछ की पॉइंट्स पकड़ोगे कि सर पहला कौन है आखिरी कौन है। ऐसे की पॉइंट मैंने क्या पकड़ा कि रिवर्स बायस में जब ब्रेकडाउन होगा तो उससे आखिरी में होगा ना, तो जो आखिरी होगा वो ब्रेकडाउन टेक्स प्लेस वाला होगा। ठीक है, ये की पॉइंट्स होते हैं। इन की पॉइंट्स अगर तुम पकड़ोगे तो समझ जाओगे पहला कौन आखिरी कौन, ऑर्डर मिल गया, काम तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है, और अगर पूरा प्रोसेस अच्छे से पता है कि पूरी प्रक्रिया कैसी होती है तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं है, ऊपर ही ऊपर पता है, सरफेस पता है, एक आध दो स्टेटमेंट ही पता है, बाकी गड़बड़ हो रहा है, लॉजिकली चेक कर लो, लॉजिक लगाओ कि यार ये नहीं ये होना चाहिए, ये नहीं ये होना चाहिए। ऑप्शन की हेल्प ले लो कि यार यही ऑप्शन में दिख रहा है, इसी को पकड़ के चलो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस, ऑल यू नीड इज़ द प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, जिसके लिए हम लोग इस चैनल पर हैं और प्रैक्टिस लगातार कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी इन टाइप के क्वेश्चंस पे अरेंज द स्टेटमेंट पर तुमको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसलिए मैं तुम मुझको करवाना है, ये सब क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, इसलिए मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ये अप्रोच होगा और हम इसको ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये था कैटेगरी नंबर 2। अब चलें कैटेगरी नंबर 3 की तरफ जल्दी। अब जो तीसरी कैटेगरी पर चला जाए जिसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और वो 4 ऑप्शन भी खुद में एक क्वेश्चन होंगे या थोड़े थोड़े कैलकुलेशन होंगे 4 ऑप्शन में, जिनको तुमको चेक करना होगा। अब ये क्या चीज़ है, इसमें क्या होगा, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, हालांकि बहुत मुश्किल नहीं है। हालांकि ये तो क्वेश्चन आसान है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिनमें हर ऑप्शन में कैलकुलेशन होगा, हर ऑप्शन में कैलकुलेशन होगा। नॉर्मल क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, एक बार कैलकुलेशन किया, आंसर चेक कर लिया, कम वक्त लगेगा। अब एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुमको 4 बार कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन में लिटरली 4 ऑप्शन में 4 ऑप्शन में तुमको 4 छोटे छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब ये क्वेश्चंस तुमको पहचानना होगा, थोड़े वक्त लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो देखना तुम्हारे पास टाइम कितने हैं, अवेलेबल है, कितना वक्त है, कितना नहीं बचा है, करने के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। इसको स्किप भी कर देना अगर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन सब में करना होगा तो। इसमें नहीं है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि इफ़ द वायर मेड ऑफ सेम मटेरियल, एक वायर है जो सेम मटेरियल का है, मतलब उसका जो यंग्स मॉड्यूलस होगा वो सेम होगा। हैविंग डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट डायमीटर, लेंथ और डायमीटर डिफरेंट है, क्या क्या है हमें दिया हुआ है। विच ऑफ दिस विल हैव लार्जेस्ट एक्सटेंशन, सब में ज़्यादा एक्सटेंशन, सब में ज़्यादा खिंचाव किस में होगा। व्हेन सेम टेंशन इज अप्लाइड, जब सब में सेम फोर्स अप्लाई करे तो याद करो हम सब जानते हैं y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉडुलस का, F/A इंटू L/Δ L, जहाँ F क्या होता है टेंशन या फोर्स जो अप्लाई करते हैं, A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया और L होता है ऑफ कोर्स ओरिजिनल लेंथ और डेल्टा L क्या होता है एक्सटेंशन इन लेंथ। तो अगर मैं डेल्टा L हमको यहाँ से पता करना है ना, तो को डेल्टा L पता करना है एक्सटेंशन, तो उसी की बात फोकस करते हैं। तो F/L/A/y, ठीक है।
एफ और वाई तो सब में सेम है क्योंकि सेम मटेरियल के हैं, बीइंग सेम मटेरियल होने के नाते सबका वाई सेम हो जाएगा और सेम टेंशन तो एफ भी सेम हो जाएगा। तो वी कैन से डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल होगा? एल बाई ए के प्रोपोर्शनल होगा। अब ये एल है और ये आर और ए मतलब क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हो? एल बाई पाई आर स्क्वायर कह सकते हो, ए को पाई से कह सकते हो। अब ये लेंथ है, ये तुम्हारे डायमीटर है या रेडियस निकाल सकते हो। अब ये लेंथ है, ये डायमीटर है। अब तुमको चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी इसमें। अब लिटरली तुमको हल्का फुल्का यहाँ पे कैलकुलेशन करना होगा क्योंकि डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू, अब पाई भी कांस्टेंट है तो कह सकते हो प्रोपोर्शनल टू एल बाई आर स्क्वायर, पाई भी तो कांस्टेंट है। एल यहाँ से पता कर लो, आर यहाँ से पता कर लो, हल्का फुल्का कैलकुलेशन है, रख के देख लो। चारों में एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर स्क्वायर, एल बाई आर स्क्वायर करके चेक करना होगा और देखना होगा सबसे ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है। तो बताओ हुआ कि नहीं इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा? हुआ कि नहीं? एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछता तो एक ही बार में कैलकुलेशन पूछता व्हाट इज डेल्टा एल, व्हाट इज एक्सटेंशन, एक बार रखा सॉल्व किया, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा? चारों में तुमको सॉल्व करना होगा, एल बाई ए, एल बाई ए, एल बाई ए, एल बाई ए, सबका चेक करके देखना होगा वैल्यू सबसे ज़्यादा किस में आ रही है। जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी उसका डेल्टा एल सबसे। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ कैसे करो, तुम इतना तो कर सकते हो, बस बता रहा हूँ कि ये अप्रोच होगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तुम क्या समझोगे, कैसे करोगे, घबराना नहीं है। ये सोचकर कि यार ये क्वेश्चन क्या है, कैसा है, हम जानते ही नहीं है, कैसे करें, ये नहीं समझना है। हम जानते हैं, समझते हैं, कर चुके हैं, समझ चुके हैं, प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम कर लेंगे। मैं तुमको ये सब क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैं तुमको ये सब बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। देखो ये पैटर्न है, अब हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। बहुत मैंने इस पर वर्कआउट किया है, तो सारे पेपर को मैं देखा हूँ, एनालिसिस किया हूँ और समझाऊँ कि तुमको इसको कैसे कैसे समझाना है और तुम इसको कैसे टैकल करोगे। ठीक है, तो समझ गए कि ऐसे क्वेश्चन जहां ईच ऑप्शन इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, जहां पे हर एक ऑप्शन ही एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। तो इन चारों के लिए तुमको चेक करना होगा और देखना होगा कौन सी वैल्यू सही है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है मगर मुश्किल तो बिल्कुल नहीं है, मुश्किल तो बिल्कुल नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है, तो ये था कैटेगरी नंबर 3 और ऐसे क्वेश्चंस की संख्या मुझको केवल 2 दिखाई पड़ी पूरे तुम्हारे सेक्शन में। मुझसे केवल 2 क्वेश्चन दिखाई पड़े, बट डजंट मैटर कि 2 ही क्वेश्चन आएंगे, आगे ज़्यादा भी आ सकते हैं, शायद नहीं भी आ सकते, बट हम तो प्रिपेयर्ड रहेंगे। हम तो 10 क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड भी रहेंगे, हम तो 0 क्वेश्चन आएगा तो भी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ठीक है, तो ये वो कैटेगरी है जहाँ पर एक क्वेश्चन के ऑप्शंस ही कुछ क्वेश्चंस होते हैं, हमको इनको ध्यान रखना होगा, वक्त के हिसाब से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस कैटेगरी को समझ लो। चलते हैं चौथे कैटेगरी की तरफ, मैच द कॉलम। तो बच्चों चौथी कैटेगरी जो है वो है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम के टोटल तुम्हारे एक पेपर की बात किया जाए तो टोटल 4 क्वेश्चन तुमसे पूछे गए थे, लेकिन मैं जानबूझ करके मैच द कॉलम में ऐसा क्वेश्चन लिया हूँ जो थोड़ा सा ट्रिकी था, जिसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले भी थे, जिसमें थोड़ा बहुत हमको कॉन्सेप्ट लगाना था, समझना था, वो मैं तुमसे तुम्हारे सामने क्वेश्चन लिया हूँ। वरना कुछ क्वेश्चंस तो मैच द कॉलम ऐसे भी थे जिसमें एक तरफ साइंटिस्ट थे और एक तरफ उनके इन्वेंशंस थे। जैसे न्यूटन के बारे में था कि भाई लॉस ऑफ ग्रेविटेशन है, आइंस्टीन के बारे में था फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन है। तो एक तो सिंपल था साइंटिस्ट और उनके वर्क, किस साइंटिस्ट ने क्या वर्क किया, इसमें कोई दिमाग खपाना नहीं है, फैक्ट है, पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जल्दी पता होता है, 2-3 भी पता हो गए तो मैच द कॉलम में क्या है, अगर 2-3 भी पता है तो 19-20 करके लगभग हो जाता है। तो एक क्वेश्चन कुछ ऐसे तो कुछ फैक्ट बेस्ड थे कि यहाँ तुम्हें साइंटिस्ट दिए हैं या उनके वर्क दिए हैं, तो कौन साइंटिस्ट ने कौन कौन सा वर्क किया है लगभग सबको ये पता होता है, वो आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे मैच द कॉलम में, तो वो सारे मैच द कॉलम के आसान क्वेश्चन थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, फॉर्मूला लगाना था, चारों ऑप्शन में हमको हल्के फुल्के फॉर्मूले लगाने थे, इसलिए तुमको मैं ये वाला ऑप्शन एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, थोड़े से फॉर्मूले की बात है, देखना होगा मैच द कॉलम ऐसा भी आता है, मैच द कॉलम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएगा, ऐसा भी आएगा जहाँ हर ऑप्शन में थोड़ा बहुत फॉर्मूला तुमको लगा करके चेक करना होगा। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ अर्थ की बात कर रहा है,
कहाँ कहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अर्थ का कितना कितना होता है वो सामने ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है भैया, -gm/r, जहाँ m उसका मास, r उसका रेडियस, तो ए वाले का कहाँ चला गया 2, ठीक है। एट हाइट r/3, एट हाइट r/3 अगर जाओगे, एट हाइट r इज इक्वल टू, हाइट बोल रहा है ना, एट हाइट h इज इक्वल टू r/3, तो यहाँ जब निकालने जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, -gm/r, यहाँ से डिस्टेंस काउंट करेंगे r प्लस r/3, तो r प्लस r/3 के हिसाब से अगर सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आ जाएगी इसके हाइट पर वो कितनी आ जाएगी, 3 और +4 -3gm/4r। ऐसे तुमको सॉल्व करना पड़ेगा हर जगह के लिए। तो -3gm/4r, -3gm/4r तुम्हारा सेकंड बी का कहाँ चला गया बच्चों, फोर्थ में चला गया। तो मैं तुमको भाई बताना चाह रहा हूँ कि हर ऑप्शन में तुमको हो सकता है फॉर्मूला लगा करके चेक करना पड़ जाए। ऐसा मैच द कॉलम भी आ सकता है कि सरफेस पे इतना है तो r/3 हाइट पर कितना होगा, तो r/3 हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस सेंटर से r प्लस r/3, तो r प्लस r/3 किया तो -gm/4r आ गया। एट इन्फिनिटी, ये सबको पता है कि इन्फिनिटी पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, 0 होता है, फैक्ट है, सबको पता होगा। एंड एट द सेंटर ऑफ अर्थ एक ही बचा तुम्हारा -3/2gm/r। तो इस टाइप के मैच द कॉलम भी आएंगे जहां पर तुमको हो सकता है हर ऑप्शंस के थोड़े बहुत तुमको फॉर्मूले लगाने पड़े। बी प्रिपेयर्ड फॉर सच क्वेश्चंस। और अगर मैच द कॉलम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसका ये दैट्स ओके फाइन, बट हमको हर तरीके के लिए प्रिपेयर्ड रहना होगा। तो ये एक मैच द कॉलम था और मैच द कॉलम के टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छे से तैयारी करो, मैच द कॉलम भी खूब आएगा इस बार, ठीक है। चलेंगे कैटेगरी नंबर 5th और 6th की तरफ जल्दी। तो अगली 2 कैटेगरी जो थी बच्चों वो था एक असर्शन और रीज़न और दूसरा था स्ट्रेट फॉरवर्ड। असर्शन और रीज़न के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें नहीं, ठीक है। असर्शन सबको पता होगा, एक स्टेटमेंट होते हैं असर्शन, एक होता है रीज़न। हमको चेक करना होता है कि रीज़न सही है, असर्शन सही है, उसमें कई केसेस बनते हैं। असर्शन रीज़न के लिए पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा इन सेपरेट वीडियो कि असर्शन रीज़न के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। और टोटल 6 क्वेश्चंस तुमसे असर्शन रीज़न के पूछे गए थे तुम्हारे एग्जामिनेशन में। इस बार भी आएंगे, खूब मज़े से आएंगे और हमको जमकर प्रैक्टिस करनी होगी। थोड़ा लंबा होगा ये सेक्शन, मैं जो अब तक तुमको पढ़ाया हूँ, वेक्टर्स, 2D, ग्राफ, रिलेटिव मोशन, प्रोजेक्टाइल, उन्हीं सब पर मैं क्वेश्चन लूँगा, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और इस क्वेश्चंस को करने का तरीका भी समझा दूंगा, अप्रोच क्या होगा वो समझा दूंगा, ठीक है। जल्दी उस पर वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। आखिरी सेक्शन था तुम्हारा स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिसमें हम सब एकदम कंफर्टेबल रहते हैं और जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर्ड हैं बचपन से। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल से 4 ऑप्शन, बहुत होगा तो कैलकुलेशन करना होगा। अब जैसे इसका क्वेश्चन लूँ तो इससे बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब 4 ऑप्शन तुमको दे दी। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें ढूंढना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन से हैं, अल्फा रे, बीटा रे, न्यूट्रॉन रेज एंड गामा रे। तो गामा रे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम सब जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और ये तो खैर आएंगे ही। और टोटल 29 क्वेश्चन थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, 29 क्वेश्चन बहुत सफिशिएंट है, ऑलमोस्ट 60% हो गया लगभग तुम्हारा, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% तुम्हारा हो गया, पूरे 50 क्वेश्चन में काउंट करोगे तो एग्जैक्ट 58% हुआ, एग्जैक्ट 50 टोटल मार्क्स होगी, 60% क्वेश्चन तुम्हारे थे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी अगर हम सही से कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या इस बार ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बीच में फंस गए। जो एक पैटर्न आए थे वो इतना दिमाग घुमा दिए सबका कि वो बच्चे इन क्वेश्चंस को खोज ही नहीं पाए कि ये क्वेश्चंस भी थे।
इतना दिमाग एकदम घूम गया उन क्वेश्चंस को देख करके, इन तक हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये बेचारे हमारे वेट कर रहे हैं कि आओ हमको सॉल्व करो, नंबर ले करके जाओ। ये तरीका है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में जैसे कर रहे हैं अब तक वैसे ही करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन होगा, कैलकुलेशन करो, आंसर आया ऑप्शन से मैच करो, टिक करो, आगे बढ़ो। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आएंगे, मगर बदले हुए पैटर्न के हिसाब से हमको बदलना होगा और अपनी प्रिपरेशन को करनी होगी। तो आई थिंक तुमको ये पूरा पैटर्न, ये पूरी कैटेगरी जैसे जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं क्यों ही बता रहा हूँ पता है, अब आने वाले क्लासेस में हम जो क्वेश्चंस करेंगे, हम व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने जो प्रैक्टिस करेंगे वो सब के सब अब इन्हीं पैटर्न पर होने वाले हैं। इसलिए मैं तुमको वो क्वेश्चन देने से पहले, समझाने से पहले ये पैटर्न तुमसे मैं डिस्कस कर लिया कि यार देखो यही पैटर्न हम लोग का अब आगे चलने वाला है। अब ऐसे ही हम लोग बढ़ेंगे ताकि हमारी प्रिपरेशन में, हमारी तैयारी में कहीं किसी प्रकार की कमी, कोई चूक न रह जाए। इस पर स्पेशली जो ड्रॉपर है, जो रिपीटर है, एकदम कोई गुंजाइश नहीं है तुम्हारी गलती करने की, एकदम नहीं है, ठीक है। टाइम बहुत प्रेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 साल दिए हैं तो इसको हम लोग अच्छे से निकालेंगे। तो आई थिंक आज का क्लास तुमको समझ में आया होगा। और जो बच्चे BHU BSc की प्रिपरेशन कर रहे हैं या CU सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक इस चीज़ को ज़रूर शेयर करो, उन तक पहुंचाओ ताकि उनको भी समझ में आए कि भाई पैटर्न क्या है और कैसे आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं इस क्लास में कुछ नए वीडियोज़ के साथ, कुछ नए लेक्चर्स के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।